नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। पिछले 2-3 दिनों से दो नेता जो अपनी पॉलिटिकल ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने एक कोलाहल मचा रखा है, एक भ्रम फैला रखा है कि 2 करोड़ की ज़मीन साहब 10 मिनट में 18 करोड़ की हो गई, फलाना ढिमाका। तो आइए जानते हैं तथ्य क्या है, इस पूरे ट्रांजैक्शन का तथ्य क्या है। विवाद के बारे में बात करने से पहले कुछ एक चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई ज़मीन खरीदते बेचते हैं या कोई मकान खरीदते बेचते हैं, तो उसमें 3 या 4 अलग अलग प्रकार के दस्तावेज़ बनते हैं। पहला होता है अग्रीमेंट टू सेल। ये अग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? मान लीजिए आज मैं किसी से कोई ज़मीन या मकान ख़रीदने जाता हूँ। मैं पहला चरण ये होता है कि हम वो ज़मीन या मकान देखते हैं। देखने के बाद जो क्रेता होता है उससे हम अपनी डील नेगोशिएट करते हैं। डील नेगोशिएट होने के बाद जब हम एक डील तय कर लेते हैं कि साहब हाँ, इतना पैसा क्रेता को दिया जाएगा, इतने में ज़मीन बेची जाएगी। उसके बाद अगर कोई हमारी शर्तें हैं कि भाई हम पैसा आपको 1 महीने में देंगे, 2 महीने में देंगे, 1 साल में देंगे, 3 साल में देंगे, पूरा उसका खाका तैयार होता है, पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस तैयार होते हैं और उसके बाद दोनों पक्ष साइन करते हैं, जिसके बाद एक एडवांस मनी, टोकन मनी, पगड़ी, अब अलग अलग नाम है इसके, एक एडवांस टोकन मनी दिया जाता है, जिसके बाद ये फाइनल हो जाती है। ये होता है एग्रीमेंट टू सेल कि हमारा ये इंटेंट है कि हम क्रेता से ये ज़मीन या मकान ख़रीदना चाहते हैं और क्रेता जो होता है वो अपना इंटेंशन दिखाता है कि हम इसको बेचना चाहते हैं, इस रेट में बेचेंगे, ऐसे ट्रांजैक्शन चलेगा। एग्रीमेंट टू सेल जब हो जाता है, उसके बाद एग्रीमेंट की जो शर्तें लिखी होती हैं कि आपको महीना, 2 महीना, 3 साल, 1 साल जो भी है, उसमें इसका पूरा पैसा दे देना है और उसके बाद सेल डीड एग्जीक्यूट होती है। एग्रीमेंट टू सेल से लेके सेल डीड के बीच में अगर क्रेता और जो ख़रीदार है उसके बीच में कहीं भी कुछ भी अनबन होती है तो एग्रीमेंट टू सेल कैंसिल भी किया जा सकता है। तब तक जब एग्रीमेंट टू सेल बना होता है, एग्रीमेंट टू सेल का मतलब ये नहीं है कि ज़मीन खरीदने वाले के नाम हो गई। जब ये टर्म्स एंड कंडीशंस ख़त्म हो जाती है, उसके बाद सेल डीड एग्जीक्यूट होती है। सेल डीड एग्जीक्यूट होते वक्त लगभग सारे पैसे आ गए होते हैं जो क्रेता होता है उसके पास, और अब ये ज़मीन बाकायदे जो क्रेता से जो ख़रीदता है उसकी हो जाती है। और सेल डीड एग्जीक्यूट होने के बाद जब ये पूरा ट्रांजैक्शन हो गया है, तब आप जाके सरकार को स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं। जो अमाउंट लिखी होती है सेल डीड के अंदर, कि मान लीजिए आपने 5 करोड़ की ज़मीन खरीदी, तो 5 करोड़ के हिसाब से कौन ज़मीन खरीद रहा है उसके हिसाब से आप उस जगह की, जो भी उस ज़िले की, उस राज्य की जो भी रजिस्ट्री अमाउंट होती है, उसकी स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं और रजिस्ट्री करवाते हैं। और रजिस्ट्री होने के बाद अगर ज़मीन है तो दाखिल खारिज होता है। दाखिल खारिज का मतलब ये होता है कि जो पुराना मालिक है उसका नाम हटा दिया जाता है, उसको खारिज कर दिया जाता है और नए जो मालिक हैं उसका नाम दाखिल कर दिया जाता है। इसको कहते हैं दाखिल खारिज, जो कि ज़मीन के केस में ही होता है। अब बात आती है इस विवाद की। 2018 में रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी कुसुम पाठक और हरीश पाठक से एक ज़मीन का सौदा करते हैं। ये ज़मीन है, एक गांव है बिजासी। वो जो ज़मीन है, वो जो गांव है, उसकी जो ज़मीन है वो अयोध्या रेलवे स्टेशन से लगी हुई है। तो जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, उनको जब ये सुप्रीम कोर्ट से सारा मामला अप्रूव हो गया तो उनको लगा कि उन्हें वो ज़मीन ख़रीदनी चाहिए, जिससे कि जो तीर्थ यात्री आएंगे उनको
अकोमोडेट करने में आसानी होगी, उनके ट्रांज़िशन थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। वो ज़मीन चूँकि उसका एग्रीमेंट टू सेल हो चुका था, लेकिन सेल डीड और रजिस्ट्री नहीं हुई थी, इसके लिए वे गए, उन्होंने देखा तो ये हुआ कि भाई कुसुम जी और हरीश जी ने इनको बेच दी है, तो इन्होंने इनसे ये ज़मीन खरीदी। लेकिन जब ज़मीन खरीदी गई थी तब तक इसका सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। तो जब ये पूरा मामला ये हुआ, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने 2018 के रेट में नहीं, 2021 में ये ज़मीन खरीदी, तो 2021 के रेट में उन्होंने पैसा दिया। और सब जानते हैं जब से राम जन्मभूमि का ऐलान हुआ है तब से वहाँ पे रेट जो ज़मीन के हैं वो बढ़े हुए हैं। तो ये पूरा ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन होने से पहले, जब तक सुल्तान मिर्ज़ा और इनके बीच ट्रांजैक्शन होता, उससे पहले कुसुम और हरीश पाठक जो हैं उनका और रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी के साथ ये सेल डीड एग्जीक्यूट होना बहुत ज़रूरी था। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन होता है 10 मिनट पहले, जो कि इनके नाम पर रजिस्ट्री होती है। फिर सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी फिर इनके नाम पे रजिस्ट्री करते हैं। ये पूरा मसला है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने ये विवाद खड़ा किया है। पवन पांडे जी, वो दूसरों को नसीहत दे रहे हैं कि साहब घोटाला हुआ है। तो घोटाले की डेफिनेशन क्या है? हम कब कहते हैं कि घोटाला हुआ है? घोटाला तब होता है जब कोई भी एक घोटाले का स्वरूप यह है कि भाई सस्ती चीज़ को महंगे में ख़रीद लिया और महंगा ख़रीद के कहीं ना कहीं से किकबैक आए, ठीक है, तब तो घोटाला होता है। ये अभी तक केवल यही साबित कर पाए हैं कि साहब यहाँ से यहाँ बेचा गया, 2 करोड़ से 18-18.5 करोड़ में बेची गई, लेकिन अभी तक इनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जो ये दिखा सके कि किकबैक मिला है। दूसरा, जब हम घोटाले की बात करते हैं, घोटाला तब दूसरा घोटाले का तरीका ये होता है कि साहब आपने खरीदी जितने में दिखाया कम, जब अगर हम पब्लिक के पैसों की बात करें तो यदि इन्होंने कागज़ों में 2 करोड़ दिखाया होता, स्टाम्प ड्यूटी 2 करोड़ की भरी गई होती, ठीक है, और 18 करोड़ की डील होती जिसमें से 16 करोड़ ब्लैक करके वापस ले जाते, ऑडिट होता, पता चलता कि साहब आपने तो 16 करोड़ ज़्यादा दिए हैं, ठीक है, तो घोटाला होता। दोनों ही केसेस में इन्होंने एक थियरी निकाली है कि अग्रीमेंट टू सेल के ऊपर ये कह रहे हैं कि साहब वो तो इतने में ख़रीदी गई थी, ये इतने में बेची गई। साहब 2018 का रेट और 2021 का रेट दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, पहली बात। तो जाहिर सी बात है उसमें अंतर रहना ही था। पवन पांडे जी वो एक ऐसे नेता हैं जो बिन पैंदी के लोटे टाइप के नेता हैं, कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी कभी उस पार्टी। उस क्षेत्र में अकबरपुर यानी अम्बेडकर नगर जहाँ से मैं भी हूँ, उस जगह पे अपनी पॉलिटिकल ज़मीन तलाश रहे ये परिवार है। सबसे पहले वे शिवसेना से चुने गए थे, MLA विधायक बने थे। तो पांडे जी का जुर्म के साथ बहुत गहरा नाता रहा है। पांडे जी उसी अमित पांडे के चाचा होते हैं जो हयात रिजेंसी दिल्ली में बंदूक लहराए थे और धमकी भी दिए थे कि साहब जान से मार देंगे, हम लखनऊ से, हम आपको जान से मार देंगे। ये वही पवन पांडे हैं जिन्होंने इस केस को लेके भी अपने भतीजे का पुरजोर डिफेंस किया था। और संजय सिंह की तो क्या ही बात की जाए, साहब टिकट ब्लैक करते थे लेकिन दूसरों को नसीहत देते हैं कि क्या करना है। समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जिसने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी, और आम आदमी पार्टी का तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। ऑडिट करके सत्ता में आए, और जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट करने की बात की तो इन्होंने कहा साहब नहीं, ऑडिट मत करवाइए। ये इतने पाक साफ है। इनसे राम जन्मभूमि का सपोर्ट करने का ख्वाब देखना ऐसा ही है जैसा गधे के सर पे सींग आने का ख्वाब देखना। अब
बात ये आती है कि साहब ये मुद्दा उठाया क्यों गया और अभी क्यों उठाया गया? अभी इसी के लिए उठाया गया क्योंकि चुनाव आ रहे हैं साहब, और चुनाव में इन दोनों ही पार्टियों को, और अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं वो तो खुल के कह चुके हैं कि साहब पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था कि MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण बना रहे, इसी के लिए उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। तो ये जाहिर है कि ऐसे विवाद खड़े करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनका वोट बैंक उनको वोट कैसे देगा। और वही आम आदमी पार्टी के साथ भी है, उनकी तो कोई ज़मीनी कहा जाए तो न कोई काडर है, न ज़मीन में कोई ज़मीन पे कोई प्रेजेंस है। तो अब अपने पॉलिटिकल धरातल को बनाने के लिए, जमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो करेंगे क्या? विवाद खड़ा करेंगे। मेरी आप सबसे यही अपील है कि ऐसे नेताओं को नकारें, न इनको जो ये ज़बरदस्ती की, जिसे कहते हैं कि एक कंट्रोवर्सी मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे सावधान रहें, सचेत रहें। ये न राम जन्मभूमि का भला चाहते हैं, न राम मंदिर का भला चाहते हैं, ना ही इनको मस्जिद से कोई मतलब है। इनको केवल अपनी पॉलिटिक्स की रोटियां सेकनी है, इसके अलावा इनसे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। बस इसी अपील के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।